Assalamualaikum. Today we are gonna be talking about enzymes. तो अगर हम एंजाइम्स की जनरल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और कैटलिस्ट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी और वेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। तो जब एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए यूज़ होते हैं तो वो अपने आप को अफेक्टेड किए बगैर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेशुमार केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, और उन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम एंजाइम से दूर कर दें तो ज़ाहिरी बात है वो बहुत स्लो होंगी, लेकिन जैसे ही हम उनके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो वो तेज़ हो जाएंगे। तो एंजाइम्स क्या करेगा, एज ए कैटलिस्ट वर्कआउट करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को रिएक्शन को तेज़ करने में मदद कर देता है, लेकिन ख़ुद वो अपने आप को कोई भी चेंज नहीं लाता। अगर हम किसी एंजाइम को किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवाने में उस रिएक्शन में ऐड करेंगे तो ख़ुद उस एंजाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और जैसे ही वो अपना काम कर लेगा वो वहाँ से निकल जाएगा। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट टीचर की होती है। स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप में ये होता है कि गुड टीचर जो होता है वो गुड एक कैटलिस्ट की एग्जाम्पल होता है। गुड टीचर जो होता है स्टूडेंट को मदद करता है, स्टूडेंट की हेल्प करता है उसके सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में, और टीचर के बिना स्टूडेंट उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जबकि टीचर के साथ वो बेहतर तरीके से और जल्दी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है। सो अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ गुड कैटलिस्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ। ये एक एज ए एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी गई हुई है यहाँ पर। तो पहले जिस तरह से नाम डिस्कवर होते थे एंजाइम के, वो आर्बिट्रेरी मैनर में हुए हैं काफ़ी। आर्बिट्रेरी मैनर से मुराद किसी के भी पर्सनल चॉइस को हमने जो है कंसिडर किया और सॉरी एंजाइम्स का जो है वो हमने नाम रख दिया। ओके, सो इन द अर्ली डेज द एंजाइम्स वर गिवन नेम बाय देयर डिस्कवरीज। कोई भी डिस्कवरी होती थी उसका नाम आर्बिट्रेरी मैनर यानी कि किसी भी पर्सनल चॉइस के उस पर किसी भी पर्सनल चॉइस के बिना पर, किसी भी पर्सनल चॉइस की बेसिस पर नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम पैप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कैमोट्रिप्सिन convey no information about the specific substrate or the nature of the enzyme, nature of the substrate. सो इनके नाम रख दिए गए। लाइक पैप्सिन अगर हम देखें तो वो डाइजेशन का काम करता है तो हमने डाइजेशन का नाम रख दिया। लाइक पैप्सिन अगर हम देखें कि वो डाइजेशन करता है तो हमने उसका नाम पैप्सिन रख दिया। इसी तरह सबस्ट्रेट के बेस पर भी नेमिंग होती रही है। प्रोसेस कोई भी परफॉर्म हो रहा है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसकी एक्टिविटी की बेसिस पर नाम रख दिया जाता था। सोर्स के बेसिस पर, लाइक सोर्स जो है वो पैपेन एंजाइम का नाम है तो वो पपाया से निकला होता है, तो कहाँ से आया है उसकी बेस पर नाम जो है वो रख दिया जाता था। तो इस तरह से नाम रख दिए जाते थे। अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की बेसिस पर नाम जो रखे जाते थे तो सफिक्स एज वाज एडेड टू द सबस्ट्रेट फॉर नेमिंग द एंजाइम। जिस चीज़ पर एंजाइम आगे अटैच होता है, जिस चीज़ पर काम कर रहा होता है उसके आगे ए एस ई और अल्फ़ाबेट्स लगाकर उसका जो है वो नाम डिस्कवर कर लिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टोज़ की हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते थे माल्टेज़। लैक्टोज़ की हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते थे लैक्टेज़। सिमिलरली लिपिड के लिए लाइपेज़ एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज़। तो एज़ का जो है वो सफिक्स ऐड कर दिया जाता था और इसकी वजह से जो है वो एक नाम हमारा सबस्ट्रेट के बेसिस पे जो है वो इन्वेंट हो जाता था। अगर हम बात करें प्रोसेसेस की और एक्टिविटी के बिना पर, एक्टिविटी के जो बेसिस हैं उसके ऊपर एक्टिविटी को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सामने उस एंजाइम का नाम रखा जाता था या उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम रखा जाता था। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमराइजेशन कौन सा एंजाइम कौन सा जो एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमराइजेशन करवाता है, तो उसको हम कहते थे डीएनए पॉलीमरेजेस। तो ये हो गया एक्टिविटी की बेसिस पर।
अच्छा जो ट्राइबल नेम्स थे लाइक सबस्ट्रेट की बेसिस पे रखे जाते थे वो ट्राइबल नेम्स कहलाते थे। और ये जो फ़िलासफ़ी, ये जो थ्योरी थी, ये जो है फ़ेल हो गई थी हाउएवर फेल टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक विच टाइप ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज़ अकरिंग। हमें ये नहीं पता चलता था कि किस तरह का जो है वो एंजाइम रिएक्शन हो रहा है, जो सबस्ट्रेट वाली जो थ्योरी है इसमें। एंजाइम्स आर समटाइम्स कंसिडर्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगराइजेशन लाइक इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो जो विद इन द सेल्स होते थे, यानी कि सेल के अंदर वेयर दे आर सिंथेसाइज, तो ये जो होते थे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाए जाते थे, जो सेल के अंदर सिंथेसाइज होते थे। सिमिलरली दोज एंजाइम्स आर एक्टिव आउटसाइड द सेल एंड ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में आते हैं, और जो है वो आउटसाइड द सेल जो है वो एक्टिव हो जाते थे। और अगर हम बात करते हैं, हमने तकरीबन यहाँ पे जितनी भी पहली अर्ली डिस्कवरीज थी एंजाइम्स की वो सारी डिस्कस कर ली हैं। लाइक सबस्ट्रेट की बेसिस में रखे जाते थे एंजाइम के नाम, कौन से प्रोसेस या कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, लाइक डीएनए पॉलीमराइजेशन, आरएनए पॉलीमराइजेशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनकी बेस पे रखे जाते थे, सबस्ट्रेट के बेस पे रखे जाते थे, सोर्स के बेस पे रखे जाते थे, लाइक कौन सी सोर्स से ये एंजाइम आया है, तो उसी सोर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो एंजाइम का नाम रख दिया जाता था। और कोई भी ब्रॉड फंक्शन अगर किसी एंजाइम ने परफॉर्म किया है, लाइक डाइजेशन हो गया, तो उसका नाम रख दिया जाता था, फॉर एग्जांपल पैप्सिन। अब हम बढ़ते हैं उस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ, जो कि एक ऐसी तंजीम थी जिसने एक कमेटी बनाई एंजाइम कमीशन के नाम से 1961 में। एंड दिस कमेटी मेड थॉरली लाइक द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग एंजाइम्स एंड जो एंजाइम्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनका बेसिकली उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाए उसको क्लासिफाई करने के लिए। तो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और इस पूरी कमेटी का नाम था, इस पूरे सिस्टम का जो नाम था वो था IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने टोटल 6 क्लासेस जो हैं वो डिवाइड की एंजाइम्स की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को डिवाइड किया। इन्होंने एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बनाए एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए, किस तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्लासेस में जो है वो सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी को देखते हुए एंजाइम्स का नाम रखा गया है, लाइक ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। और एंड में इसका सफिक्स भी ऐड किया गया है। ट्रांसफरेजेस जो हैं बेसिकली करवा रहे होते थे ये ग्रुप को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। लाइएसिस एंजाइम जो है वो बेसिकली एडिशन एंड एलिमिनेशन करवा रहे होते हैं। आइसोमेरेसिस एंजाइम्स इंटरकन्वर्जन जो है वो करवा रहे होते हैं आइसोमर्स की। और लाइगेसेस जो है वो कंडेंसेशन करवा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट क्लासेस हैं और इनमें जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एंजाइम्स आ जाते हैं। लाइक ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस जैसे एंजाइम आ जाते हैं। ट्रांसफेरेजेस में हेक्सोकाइनेजेस, ट्रांसअमाइनेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, ये सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। हाइड्रोलेजेस में जो है वो लाइपेज आ जाता है। कोलिन एस्टरेज आ जाता है। एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस आ जाते हैं। पेप्सिन आ जाते हैं। यूरिएजेस आ जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके की जो क्लासिफिकेशन है उसको कैटेगराइज्ड किया गया एंजाइम्स की जो है वो नेमिंग के हवाले से। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए की गई है इन एंजाइम्स की ताकि जो स्पेसिफ़िक एंजाइम्स हैं वो एक क्लास में रहें और दूसरे स्पेसिफ़िक तरीके के एंजाइम जो हैं वो दूसरी क्लास में रहें। जस्ट क्लासिफाई करने के लिए, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एंजाइम कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। और इन सारे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके जो है वो क्लासिफिकेशन के तौर पर एक प्रिंसिपल इन्होंने बना दिए इस कमेटी ने। तो ये जो है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हो गई एंजाइम्स की और नॉमेनक्लेचर भी हमने डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट हम एंजाइम्स की मे बी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और डिफरेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।